हेलो एवरीवन, IAS@अचीवर्स चॉइस पर आप सभी का स्वागत है। ये जनरल अवेयरनेस क्रैश कोर्स से रिलेटेड वीडियो है और यह इस श्रृंखला का 4th वीडियो है। इससे पिछले वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये शुरुआत की है हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास से। इस समय इस वीडियो का जो विषय है वो सल्तनत काल से जुड़ा हुआ है और इसमें खिलजी वंश को कवर किया जाएगा। खिलजी वंश से जुड़े हुए जितने शासक हुए हैं और जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो इसमें कवर करने की कोशिश की गई है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्योंकि इसमें जो नाम होते हैं, जो भी मध्यकालीन भारत में जिस तरह के टर्म्स यूज हुए हैं उसको याद रखना। अगर बार बार सुनेंगे, बार बार आप उसको लिख के या पढ़ के कैसे भी आप याद करिए एग्ज़ाम में, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा वो क्रिएट करते हैं, वो टर्मिनोलॉजी या फिर शासक, उनका समय काल। यहाँ से क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कवर किया था गुलाम वंश को और उनसे जुड़े हुए शासकों को, उनके समय काल को और साथ ही उनसे हुए बदलावों को। अब इसमें हम खिलजी वंश को पढ़ेंगे। खिलजी वंश ही क्यों कहते हैं इसको, और इसका जो समय काल है वो 1290 से 1320 का समय काल है। अफगानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश को खलजी के नाम से पुकारा जाता था और जो भी जातियां उस प्रदेश में बसी हुई थी उन्हें खलजी पुकारा जाने लगा था। इसीलिए इस वंश का नाम, वहां से आई हुई जो जातियां थी उनका शासन हुआ चूँकि, इसलिए इसको खिलजी वंश के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी वंश के सुल्तान भी तुर्क ही थे। इसमें जो शासक हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इनका समय काल है 1290 से 1296। यह 70 वर्ष की अवस्था में सुल्तान बना था। सुल्तान कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी और आरिज़े मुमालिक यानी सेना का मंत्री का पद भी दिया था। आरिज़े मुमालिक क्या है, तो ये सेना का पद होता है। सेना में मंत्री के पद को आरिज़े मुमालिक के नाम से जानते हैं। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर जो प्रथम आक्रमण था जलालुद्दीन के समय ही देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था और जो वर्तमान में दिल्ली में स्थित मंगोलपुरी नामक इलाका है वो भी जलालुद्दीन खिलजी के समय ही बना था। वहाँ पर 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय में कुछ विद्रोह भी इम्पोर्टेंट हैं। कुछ विद्रोह ऐसे हुए हैं इनके समय में जिनको जानना एग्ज़ाम एस्पेक्ट में ज़रूरी है। तो जैसे जलालुद्दीन खिलजी के समय मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था। यह कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। इसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण कर ली थी और अपने नाम के सिक्के चला दिए थे इसने। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी एक उदार राजा था, इसने माफ़ी मांगी तो उसने उनको माफ़ कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही इसके राज्य में ईरान से आया हुआ एक फ़कीर था, सीदी मौला नाम था उसका, वो निवास करता था, जिसे स्थानीय निवासियों का समर्थन भी प्राप्त था। और साथ ही स्थानीय निवासियों के अनुसार अगर हम देखें तो यह एक बहुत बड़ा तांत्रिक था। धीरे धीरे इसका हस्तक्षेप सत्ता में भी बढ़ गया था, जिससे नाराज होकर जलालुद्दीन खिलजी ने इसको हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कैसे हुई थी? 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने कड़ा मानिकपुर गया, जहां जलालुद्दीन खिलजी अपनी सेना कड़ा छोड़कर 2 नाव और कुछ सैनिकों के साथ मानिकपुर पहुंच गया, जहां अलाउद्दीन खिलजी के पास खास जो उसका था मोहम्मद सलीम, इसने सुल्तान पर पीछे से चाकू से हमला किया था और अलाउद्दीन खिलजी के एक और विश्वास पात्र सरदार इख्तियारुद्दीन हुद ने सुल्तान का गला काट डाला। यानी धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट शासक है अलाउद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल था 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था, जो जलालुद्दीन खिलजी का भाई था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से किया। भिलसा, चंदेरी एवं देवगिरी पर सफल अभियानों से अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी धन प्राप्त हुआ था। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वो भी अलाउद्दीन खिलजी ही था, एवं उसने दक्षिण विजय भी प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित किया गया एवं राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके समय में भी कुछ विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, कुछ अभियान इंपॉर्टेंट रहे हैं।
तो कुछ विद्रोह जो हैं बेसिकली वो मेन रहे हैं, जैसे गुजरात विजय के पश्चात लूट के जो माल को लेकर हुआ था, इनका थोड़ा विद्रोह हुआ था। ये रणथंभौर के शासक हमीर देव से चूंकि जा मिले थे, और अकद खां का विद्रोह हुआ था इसके समय में। मलिक उमर बदायूं का गवर्नर था, एवं मंगू खां अवध का गवर्नर था, उसका विद्रोह हुआ था। मतलब नाम से आप टर्म से याद रखिए कि मलिक उमर का विद्रोह जो हुआ किसके समय काल में हुआ, अकद खां का विद्रोह हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानकार कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले। दिल्ली में हाजी मौला का विद्रोह था, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट है विद्रोह के दमन के लिए जो अध्यादेश इन्होंने जारी किया था, अलाउद्दीन खिलजी के जो अध्यादेश रहे हैं, जैसे अमीर वर्ग की भूमि संपत्ति जब्त पर एक अध्यादेश जारी किया था, गुप्तचर प्रणाली का गठन करने पर एक अध्यादेश, दिल्ली में शराब बंद कर दी थी, और अमीर खुसरो के परस्पर मेल मिलाप पर और साथ ही त्योहारों पर रोक पर अध्यादेश जारी किया था। कुछ और इम्पोर्टेंट जो इनके समय का जैसे अभियान जो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे गुजरात अभियान। गुजरात अभियान में क्या हुआ था, अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान ये था, 1298 ईस्वी में गुजरात के विरुद्ध था। ये प्रथम सैन्य अभियान था, इसलिए इम्पोर्टेंट है गुजरात अभियान, ये आप ध्यान रखिएगा। ये प्रथम अभियान था भारत में, सैन्य अभियान, जिसको प्रथम सैन्य अभियान कब हुआ था, 1298 में। सैन्य अभियान 1908 में, 1298 में ये हुआ था गुजरात। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो उलुग खां ने किया था। उलुग खां एवं नुसरत खां, दोनों नाम याद रखिएगा, नुसरत खां ने किया था। गुजरात का बघेल राजपूत रायकरण कर्णदेव तृतीय पराजित हुआ था। गुजरात मार्च में जैसलमेर विजित किया इन्होंने। साथ ही गुजरात अभियान से मलिक काफूर को लाया गया। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसी कारण उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता। अगर कोई पूछे कि 1000 दिनारी किसे कहा गया है, 1000 दिनारी, तो नाम है मलिक काफूर, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफूर। अब हम देखते हैं रणथंभौर अभियान क्या था। रणथंभौर अभियान में 1301 ईस्वी में उलुग खां एवं नुसरत खां के ही नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया गया। पहले रणथंभौर के राणा हमीर देव ने आक्रमण विफल किया, फिर बाद में क्या हुआ, नुसरत खां मारा गया। इसके बाद स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी कमान संभाल ली थी। राणा हमीर देव के प्रधानमंत्री रणमल ने धोखा किया, हमीर देव पराजित हुआ एवं मारा गया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमीर काव्य के अनुसार रतिपाल एवं कृष्णपाल इस पराजय के प्रमुख कारण थे। इस अभियान में 9 मुसलमानों ने राणा हमीर देव का साथ दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो रणथंभौर अभियान से जुड़े हुए थे। हमीर देव की मृत्यु के बाद रणथंभौर की राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। राजस्थान में जौहर का यह प्रथम साक्ष्य था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में जौहर का जो प्रथम साक्ष्य कब मिलता है, तो हमीर देव की मृत्यु के बाद रणथंभौर की राजपूत महिलाओं ने जौहर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर आता है चित्तौड़गढ़ का अभियान। चित्तौड़गढ़ के अभियान में क्या खास है, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1303 ईस्वी में किया गया। इस आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इससे पूर्व यह किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। आक्रमण का कारण क्या रहा है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। कभी कभी कारण से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि चित्तौड़गढ़ का जो किला था वो सामरिक महत्व का था, जो अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के अभियानों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। इस वजह से चित्तौड़गढ़ का इन्होंने अभियान प्रायोजित किया था। आक्रमण का और भी क्या उद्देश्य था, तो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की जो रानी थी पद्मिनी, आप लोगों को पता होगा रानी पद्मिनी बहुत ही खूबसूरत थी, उनके लिए ये आक्रमण इसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको प्राप्त करने के लिए इसने किया था। और ये जो साक्ष्य मिलते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से मिलते हैं। इस युद्ध में रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए एवं रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। इस युद्ध में चित्तौड़गढ़ के 2 वीर सैनिक गोरा एवं बादल वीरगति को प्राप्त हुए। चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करके चित्तौड़गढ़ को अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया इसने, एवं इसका नाम क्या किया, खिजराबाद कर दिया गया। इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, परंतु अमीर खुसरो ने पद्मावती की घटना का कोई उल्लेख नहीं किया है। एक और अभियान है इंपॉर्टेंट, मालवा का अभियान 1305 ईस्वी में हुआ था। इस अभियान का नेतृत्व आइनुल मुल्क
मुल्तानी ने किया है। किसने किया है? आइनुल मुल्तानी ने इस अभियान का उल्लेख किया है। मालवा का शासक महलदेव भाग गया और मालवा भी सल्तनत का हिस्सा बन गया। फिर एक और अभियान है सिवाना का अभियान। ये कब हुआ था? 1308 ईस्वी में। सिवाना के शासक सातल देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध में सातल देव वीरगति को प्राप्त हुआ एवं राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम रखा था खैराबाद। कमालुद्दीन कुर्ग को किले का तब संरक्षक नियुक्त किया। नेक्स्ट है जालौर का अभियान। कब हुआ? 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में जालौर के शासक कान्हा देव सोनगरा एवं अलाउद्दीन के मध्य युद्ध हुआ। कान्हा देव वीरगति को प्राप्त हुए। अब हम देखते हैं जौहर कब शुरू हुआ, इसके बारे में। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जौहर का शाब्दिक अर्थ होता है सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। जौहर के दौरान एक अग्निकुंड बनाया जाता था। पुरुषों द्वारा युद्ध में जाते समय केसरिया वस्त्र धारण किए जाते थे, या इसको ये भी कहते थे केसरिया करना। मतलब ये जो किया जाता था, प्रक्रिया जो होती थी, उसको कहते थे केसरिया करना। यदि युद्ध में राजा मर जाता था तो रानी सारी, यहाँ टाइपिंग एरर है, जो सारी स्त्रियां होती थी, रानी और अन्य सारी स्त्रियां अपने स्वाभिमान एवं इज्जत की रक्षा के लिए उस अग्निकुंड में कूदकर जान दे देती थी एवं अपने गौरव एवं सतीत्व की रक्षा करती थी। ये मान्यता थी, इसलिए जौहर को अपनाया गया था। क्योंकि जब मुगलों का आक्रमण होता था तो उस समय सबसे ज़्यादा उनकी नज़र स्त्रियों पे होती थी, और इसलिए अपनी इज्जत और गौरव को बचाए रखने के लिए वो जौहर को उनकी मजबूरी थी अपने जीवन को संरक्षित रखने में, जो उनको हर दिन जो मरना पड़ता, इसलिए एक बार में ही वो जौहर से अपने जान प्राण त्याग दिया करती थी ताकि एक सम्मानपूर्वक मृत्यु प्राप्त हो सके। देवगिरी का अभियान। देवगिरी के अभियान में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी में सेना नहीं थी। रामचंद्र का पुत्र सिंघड़देव अपनी सेना दक्षिण अभियान के लिए ले गया था। रामचंद्र जो थे देवगिरी के किले में अंदर फिर चले गए और अलाउद्दीन ने क्या किया? जनता को जमकर लूटा। रामचंद्र के पुत्र सिंघड़देव ने अलाउद्दीन को नियमित रूप से जाने वाला कर देने से मना कर दिया था। रामचंद्र ने यह खबर अलाउद्दीन को दे दी। रामचंद्र ने अपने बेटे के पास संधि प्रस्ताव भेजा, परंतु सिंघड़देव ने युद्ध करने का निश्चय किया। परंतु सिंघड़देव की सेना युद्ध छोड़कर भाग गई और यह देखकर सिंघड़देव ने पुनः संधि की मांग पेश की। अलाउद्दीन ने कठोर शर्तों के साथ संधि स्वीकार की। रामचंद्र एवं सिंघड़देव ने प्रतिवर्ष कर देने का फिर वचन दिया था। देवगिरी अभियान के समय अलाउद्दीन ने अपार धन प्राप्त किया था। देवगिरी का द्वितीय अभियान भी इम्पॉर्टेंट है। देवगिरी के शासकों ने 2 से 3 वर्ष बाद ही अलाउद्दीन को क्या किया था? कर देना फिर से बंद कर दिया, और इस कारण देवगिरी पर पुनः आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के बाद खिलजी ने रामचंद्र और रायन की उपाधि प्रदान की एवं गुजरात में नौसारी की जागीर और 1 लाख सोने के टके भेंट किए। इसका उद्देश्य अलाउद्दीन दक्षिण भारत पर विजय के लिए एक भरोसेमंद साथी चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। एक और अभियान है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तेलंगाना अभियान। इस अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था एवं देवगिरी के शासक रामचंद्र ने मलिक काफूर का क्या किया? पूरा सहयोग किया था इसमें। और वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने हाथी, घोड़े, रत्न, सोना, चांदी आदि दिए, और यहीं से कोहिनूर हीरा भी मलिक काफूर ने प्राप्त किया था। ये इम्पॉर्टेंट था मलिक काफूर ने, क्योंकि कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के समय में प्राप्त हुआ है, तेलंगाना अभियान के दौरान। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्य क्या हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो किए गए मेन काम है या प्रशासन है, क्या इनसे जुड़े हुए, उसको देख लेते हैं। जैसे कि दीवाने वजारत, ये किससे जुड़ा हुआ है? दीवाने वजारत, इसका प्रमुख वजीर होता था। इसका मुख्य विभाग होता था, वित्त विभाग से जुड़ा हुआ था। वजीर राजस्व के एकत्रीकरण और प्रांतीय सरकारों के दीवानी पक्ष के प्रशासन में सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। ये इम्पॉर्टेंट है, किससे जुड़ा हुआ है, इसकी प्रक्रिया क्या थी, इसमें प्रमुख कौन होता था, तो ये सारे एस्पेक्ट से ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दीवाने आरिज, यह सैन्य मंत्री होता था। क्या होता था? सैन्य मंत्री होता था। सेना की भर्ती, वेतन बांटना, सेना का हुलिया एवं सैनिकों की नामावली यही रखता था। नेक्स्ट है दीवाने इंशा, इसका कार्य शाही आदेशों एवं पत्रों का प्रारूप तैयार करना था।
स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना भी इसी का काम होता था। यानी अगर हम पत्र व्यवहार की बात करें तो किस विभाग का काम था, तो किसका काम था, दीवानी इंसा पद का। इस फिर आता है दीवाने रसालत। नेक्स्ट है दीवाने रसालत, पड़ोसी राज्यों में भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करना एवं विदेशी राजदूतों से संपर्क रखना, ये काम किसका होता था, दीवाने रसालत। अब आपसे पूछा जा सकता है इनके कार्य दिए जाएं और ये सारे विभाग के नाम दे दिए जाएं और उसमें सुमेलित करना हो या कौन सुमेलित नहीं है, इस एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सुमेलित करने वाले में, क्रम लगाने वाले में, ये सब में आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि कौन सा 1 2 3 4 सुमेलित कौन सा है, या फिर कौन सा सत्य कथन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसके कार्य के साथ। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ और अधिकारी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय में बनाए गए पद हैं और उनके अधिकारी हैं, जैसे कि मुहत्सिब, बाजारों पर नियंत्रण एवं नाप तोल का निरीक्षण करता था, तो उस पद को क्या कहते थे, मुहत्सिब। मुहत्सिब का काम क्या था, बाजारों पर नियंत्रण और नाप तोल का निरीक्षण करना। वरीदे मुमालिक, वरीदे मुमालिक का क्या कार्य था, तो ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। एक और था मनहयान, ये क्या होता था, इसको गुप्तचर को मनहयान कहते थे। एक था बरीदे मंडी जो कि बाजार निरीक्षक होता था, और शहनाए मंडी बाजार अधीक्षक होता था। दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इन दोनों टर्म को आप याद रखिएगा। बरीदे मंडी किसको कहते थे, ये निरीक्षक का पद था और ये अधीक्षक का पद था। कुछ और जुड़े हुए तथ्य हैं, जैसे कि अलाउद्दीन एक नया धर्म शुरू करना चाहता था तथा सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था, परंतु काजी अताउल मुल्क के परामर्श से ये दोनों योजनाएं इसको त्यागनी पड़ी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित किया तथा सिकंदर सानी का खिताब प्राप्त किया। ये इंपॉर्टेंट है, सिकंदर सानी का जो उपाधि थी, खिताब था, वो किसने प्राप्त किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमरी उल मुनिदीन घोषित किया था। खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा एवं सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत की। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दुअस्पा, जो सैनिक 2 घोड़े रखता था उसको हम कहते थे, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को दुअस्पा कहते थे उसको। ये पूछा जा सकता है दुअस्पा का मतलब क्या है, कि जो सैनिक 2 घोड़े रखता था उसी को दुअस्पा कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने शराब तथा भांग पर रोक लगा दी थी। अलाउद्दीन ने भूमि बिस्वा में मापने की प्रथा शुरू की। यानी बिस्वा में मापने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई है, बिस्वा, आप लोग सुनते होंगे, इतना बिस्वा, इतना ज़मीन। तो अगर इसकी शुरुआत का पूछा जाए कि किसके समय में हुआ है पहली बार, ये प्रथा किसने शुरू की थी, तो ये पुकारने की प्रथा शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने गृह कर, घरी एवं चराई का चरी नए कर लगाए गए थे। यानी घरी चरी क्या था, गृह कर को घरी कहते थे और चराई कर को चरी कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है। घरी चरी क्या है, घरी एवं चरी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे अलग थोड़ा से। जैसे कि गृहकर अगर पूछा जाए आपसे, गृहकर को क्या कहते थे, तो इसको घरी कहते थे। चरी किसको कहते थे, तो ये चराई का कर होता था। ये 2 करों की शुरुआत की थी, इसलिए इसको जानना जरूरी है। सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारित की गई थी, पहले से ही सभी वस्तुओं की कीमत इसके शासन में निर्धारित थी। 4 अलग अलग बाजार स्थापित किए गए थे। गल्ला बाजार खाद्यान्न चीज़ों का बाजार था, सराय अदल या निर्मित वस्तुओं तथा बाहर से आने वाले माल का बाजार था, घोड़े, दास, मवेशियों का बाजार था, और सामान बाजार जहाँ पे गृह उपयोगी वस्तुएं मिलती थी। इनके समय में दरबारी कवि थे कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अमीर खुसरो थे, अमीर हसन देहलवी थे। एक और पद था इनके समय में, दीवाने मुक्त खराज। अलाउद्दीन ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस विभाग को स्थापित किया था। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दीवाने मुक्त खराज, मुक्त है, दीवाने मुक्त खराज। टाइपिंग एरर के लिए सॉरी। इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो तुगलक से होगा। और आपको अगर कोई कोर्स आप सर्च कर रहे हैं या टेस्ट सीरीज सर्च कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज के लिए हमारी लर्निंग एप्लीकेशन है IAS@Achievers Choice के ही नाम से। आप गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए और मैक्सिमम आपको वहाँ से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इस समय कई सारे टेस्ट सीरीज मल्टीपल कोर्सेज के चल रहे हैं, तो आज ही आप लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और कई चीज़ों में, कई एग्ज़ाम्स के लिए वहाँ पे आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके। क्योंकि जब धार देनी होती है तो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है अपनी तैयारी को, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप सही दिशा में उसको प्रयासरत होकर उसको अच्छे से तत्परता से करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। जितने भी वंस हैं मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उसको कवर अप कर लूँ। एक और इम्पॉर्टेंट सूचना, UGC नेट JRF से जुड़े हुए टेस्ट सीरीज कुछ सब्जेक्ट्स में हमारे पास अवेलेबल हैं। आपको जो चाहिए आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और उसको ऑनलाइन मोड में ही रखा गया है ताकि एग्ज़ाम से पहले ही, परीक्षा से पहले ही आपको परीक्षा का अनुभव हो सके। और टाइम लिमिट में उसको आपको करना होता है। आप उससे अपनी स्पीड भी चेक कर सकते हैं और उसको आप ये अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि टॉपिक वाइज भी है, फुल टेस्ट भी है। आप टॉपिक वाइज और फुल टेस्ट अपने टाइम को फ्रेम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।